अपनी पत्नी से होने वाले रोज़ के झगड़ों ने मुझे बिल्कुल तोड़कर रख दिया था और आखिरकार आज मैंने फैसला कर लिया था इन सारी क्लेशों से मुक्ति पाने का। दराज में रखी नींद की गोलियों से भरी शीशी को मैंने फिर से देखा। थोड़ी देर देखता रहा, फिर धीरे से दराज बंद कर दी। रात के 9 बजने वाले थे। लगभग पूरा स्टाफ घर जा चुका था, 1-2 लोगों को छोड़कर। मुझे झुंझलाहट हो रही थी। आज ही सारी कुशलता दिखानी है क्या इनको? तभी आवाज़ आई, साहब 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, बिटिया का नामकरण है। चपरासी रामकुमार हाथ जोड़े खड़ा था। ये सुनकर मेरे मन में दर्द की एक तेज़ लहर उठी। अनायास नज़र मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर लगी मेरी नन्ही बेटी की तस्वीर पर चली गई। ये तो याद करेगी ही अपने पापा को, लेकिन वो भी कितने दिन। मुझे चुप देखकर रामकुमार बोला, साहब जरूरी है, नहीं तो टालो जाते। वो घिघियाने लगा था। तीसरे दिन सुबह आपसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे, वो दृढ़ स्वर में बोला। उसकी बात सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। हैं? अच्छा, हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने पर्स से 500 का नोट निकाला, बिटिया को मेरी तरफ से दे देना। उसने माथे पर नोट लगाकर अपनी जेब में रख लिया। अचानक उसको देखकर ईर्ष्या की चिंगारी मुझे छू गई। इसका मन नहीं होता होगा क्या कभी मरने का? क्या इसके घर की कलह इसको आत्महत्या का रास्ता नहीं दिखाती होगी? कौन कौन है परिवार में, मतलब यहाँ और गांव में? कंप्यूटर पर बेवजह कुछ करते हुए ऐसे ही बेमतलब का सवाल मैंने पूछ लिया। दाईं तरफ वाली मेज़, उसमें रखी शीशी जैसे एक बम धीरे धीरे सुलग रहा हो। गांव में अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी, 2 उनकी बिटिया, 1 ठो लइका और यहाँ हमारे दोनों बच्चे, 1 भतीजा और मिसेज। वो एकदम से बोलकर रुक गया, शायद मिसेज पर, और मैं भी शायद इसी पर अटक गया। लड़ाई नहीं होती तुम्हारी? कैसा सवाल, और वो भी उससे? क्यों पूछा मैंने। थोड़ी देर तक जवाब नहीं आया तो सिर उठाकर देखा मैंने। वो खिड़की के शीशे में नाक चिपकाए हुए आंखें फाड़कर बाहर देख रहा था। क्या हुआ रामकुमार, हुआ क्या? अब मैं कोई नया किस्सा इससे नहीं सुनना चाह रहा था। दराज में रखी शीशी जैसे मुझे अपनी ओर खींचने लगी थी। सुन रहे हो? तुम्हारा हो गया ना सब काम? तुम चलो फिर, मुझे थोड़ा काम है अभी। साहब इसकी हालत नहीं देखी जाती, बुढ़िया पगला गई है एकदम। मुझे अनसुना करते हुए वो वैसे ही खिड़की से चिपका रहा। बात को जल्दी खत्म करने और इसको भगाने के मकसद से मैं उठकर खिड़की के पास आ गया। कौन सी बुढ़िया पगला गई है? तुमको भी बस मसाला चाहिए। सड़क पर या आसपास किसी भिखारिन जैसी की मैं कल्पना कर रहा था। अरे साहब, ये अरोड़ा साहब की मिसेज, पता है रात बिरात गेट पर खड़ी हो जाती है, सबसे कहती है अभी आएगा मन्नू, आएगा दफ्तर से। देखिए कैसे खड़ी है, बड़ी तकलीफ होती है साहब। उसका चेहरा बड़ा गंभीर हो गया था। मैंने ध्यान से देखा, एक बुजुर्ग महिला कोने वाले घर में खड़ी तो थी गेट पर। एकदम से लगा जैसे मेरी माँ खड़ी हो, वही कदकाठी, वैसे ही बाल। मन भर आया। आज पहली बार पूरा दिन बीत गया, लेकिन जानबूझकर माँ को फ़ोन नहीं किया मैंने। मनोज अरोड़ा नहीं था? वही था इनका छोटा लड़का। पिछले साल नहीं रहा, तभी से ये पगलानी घूमती हैं। उसने पूरी बात का सार मुझे एक पंक्ति में समझा दिया। ना तो मैं मनोज को जानता था, ना इनको, लेकिन एक संवेदना तो महसूस हुई ही। बहुत छोटा था क्या? क्या उम्र रही होगी उसकी? मैंने पूछा। अरे साहब, रहा होगा कम से कम 25-26 का। कोई लड़की का चक्कर बताते हैं लोग। दफ्तर गया था, वहीं से कूद गया गंगा जी में। रामकुमार थोड़ा भावुक हो गया था। अब साहब छोटा ही मानिए, सबसे छोटा बच्चा कभी बड़ा कहाँ होता है माँ बाप के लिए। हमारी अम्मा कहती हैं पेट पोछना होता है, मतलब पेट पोछ कर आता है छोटा बच्चा, उससे तो सबसे ज़्यादा मन जुड़ा रहता है।
मेरी आंखें तेजी से भर आईं। मैं तेज कदमों से चलते हुए बाथरूम में आकर रो पड़ा। माँ भी तो यही कहती हैं कि सबसे छोटा हूँ तभी उनका ध्यान लगा रहता है। माँ के शब्द कान में गूंज रहे थे। हर दिन बस एक ही तरह की तो बात होती है हमारी फ़ोन पर। दूध पी लिया कर, फल खा लिया कर, जान है तो जहान है। वो मेरी फिक्र करते हुए हमेशा कहती और मैं हमेशा एक ही जवाब देता, अच्छा खा लूँगा, आप बताओ कैसी हो। तू ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। यही एक बात माँ की जो मुझे अंदर तक भेद जाती है। मेरे ठीक होने से वो भी ठीक रहती हैं और जब मैं नहीं रहूँगा तब शायद माँ को भी सब पगलिया ही बोलेंगे और वो भी ऐसे ही हर दिन फ़ोन लिए मेरा इंतज़ार करती रहेंगी। साहब हम निकलें फिर? मेरे बाहर निकलते ही रामकुमार ने पूछा। वो मेरा चेहरा देखकर घबराया हुआ था। उसकी बात सुनकर मैं बोला, थोड़ी देर रुककर मेरे साथ चलना, मैं भी चलता हूँ। मैंने धीरे से दराज से शीशी निकालकर सारी गोलियां बाथरूम में जाकर बहा दी। दिल अभी भी धक धक कर रहा था, लेकिन एक इत्मीनान था। अब मेरे चेहरे पर एक दृढ़ता झलक रही थी और मैं खुद से वादा कर रहा था, कैसे भी हालात हों, कोई भी मसला मेरे जीवन पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर हालात का मैं डटकर सामना करूंगा, कुछ भी हो जाए, पर मेरी माँ को किसी को पगलिया नहीं कहने दूंगा मैं।